नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो 5 के घेरे में क्रूड। और ये थीम, ये नाम इसलिए क्योंकि 5 ऐसे फैक्टर हैं जिसके घेरे में इस वक्त क्रूड है और उसका इंपैक्ट कच्चे तेल के ऊपर दिख रहा है। इन 5 फैक्टर के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे और ये आपको बताएंगे कि अब यहां से आगे कच्चे तेल की चाल होने क्या वाली है। ये हफ्ता क्रूड में खबरों के लिहाज से और दाम के लिहाज से, कीमतों के लिहाज से, दोनों लिहाज से बहुत ज्यादा एक्शन वाला रहा। एक तरफ खबर आई कि रूस के तेल पर प्राइस कैप लग गया है। यूरोपीय यूनियन ने समुद्र के रास्ते से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है रूस से। ओपेक प्लस ने यह तय कर लिया कि उत्पादन की जो पॉलिसी है, पुरानी पॉलिसी, उसी को कंटिन्यू रखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और उसका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर दिखा है। तो इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, इसी हफ्ते 12% के आसपास के हिसाब से दाम यहाँ पर गिरे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या महंगे तेल के दिन लद गए? क्या ब्रेंट एक बार फिर से 70 के आसपास आ सकता है? इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कुणाल शाह, जो कि निर्मल बैंक कमोडिटी के हैं, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नवनीत दमानी, मोतीलाल ओसवाल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल कुणाल शाह जी आपसे होगा कि हम आज की हमारी थीम है 5 के घेरे में क्रूड। 5 ऐसे फैक्टर की बात हम कर रहे हैं जिसके इर्द गिर्द अभी कच्चे तेल का मार्केट घूम रहा है। पहला फैक्टर है रूसी तेल पर प्राइस कैप। $60 का प्राइस कैप लगाया गया है और उसके बाद दाम हालांकि गिरे हैं और कुछ और भी फैक्टर ऐड हुए हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि $60 का प्राइस कैप बहुत ज्यादा हार्म नहीं करेगा रूस को, और ना तो वहां से तेल की सप्लाई कम होगी, ना रूस को कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी रूस $65 के आसपास ही कच्चा तेल बेच रहा है डिस्काउंट के साथ। और यूरोपीय यूनियन, G7 या अमेरिका ये भी नहीं चाहते कि रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाए ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि महंगा तेल इनको भी नहीं जमता है, जचता है। तो लिहाजा एक दिखावे की कार्रवाई भर है कि कार्रवाई भी हो रही है और ओवरऑल कोई ग्राउंड पर इंपैक्ट भी ना हो। तो अब जरा आप बताइए कि इसका कुछ यहाँ से आगे कोई इंपैक्ट, या उसने जो धमकी दी है कि वो तेल पूरी तरह से बंद कर देंगे और कैप को नहीं मानेंगे, क्या कमेंट है आपका इस पर? जी, सबसे पहले रूस की पोजीशन आप समझिए। रूस की जो मेजर रेवेन्यू है वो आती है ऑयल एंड गैस से। सो रूस कोई भी जब ये डिसीजन लिया गया प्राइस कैप का, तब मार्केट को वरी थी कि रूस अपना प्रोडक्शन 1.5 से 2 मिलियन बैरल से कम कर देगा। वो ऐसा बयान आया निकल के कि वो उनका प्रोडक्शन एग्रेसिवली कम नहीं करेंगे, और इसी के कारण हमने क्रूड में लगातार फॉल देखा है थ्रू आउट द वीक। सो कोई भी लेवल्स पे अटक नहीं रहा है क्रूड, बिकॉज रूस ने क्लियरली कह दिया है कि हम हमारा प्रोडक्शन कट करने वाले नहीं है, कोई एग्रेसिव प्रोडक्शन कट नहीं होगा। सो जो आपने पॉइंट कहा, $60 का प्राइस कैप है और रशियन उरल जो ब्रांड है ऑयल का, एट ऑन मंडे वो ऑयल बिकता था $66 में। सो आज ऑलरेडी आप देखेंगे ऑयल के प्राइजेस ये हफ्ते में ही $5 से $6 तक डाउन है। तो ऑलरेडी वो 61 62 में मिल रहा है और $60 का प्राइस कैप है। तो कोई मटेरियल नहीं करता है। बट जो सब जन मिस कर रहे हैं ऑयल में, डिमांड और सप्लाई के बीच में फिलहाल गैप चल रहा है 1.5 मिलियन बैरल का। सो एवरी डे डिमांड की कंपैरिजन में 1.5 मिलियन बैरल की सप्लाई ज्यादा है। तो कैसे क्रूड के प्राइसेस ऊपर आने वाले हैं? ओपेक की मीटिंग में क्लियरली इंडिकेशन दिया गया है कि ये जो 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट उन्होंने नवंबर महीने में अनाउंस किया था, उसके बाद कोई नया प्रोडक्शन कट नहीं अनाउंस किया है, और वो भी 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट में से सिर्फ 1.1 मिलियन बैरल प्रोडक्शन कट हुआ है। सो डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत लंबा गैप है। एक मेजर पॉजिटिव चीज हुई है, वो है चाइना ओपन अप हो रहा है। तो यही एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव चीज है ऑयल मार्केट के लिए। बट बाकी सब फैक्टर्स इशारा कर रहे हैं कि ये जल्दी ऊपर नहीं आने वाले अंटिल रशिया या दूसरा कोई ओपेक मेंबर का स्टेटमेंट आए कि वो एग्रेसिव प्रोडक्शन कट करेंगे। बट टिल देन प्राइसेस आर नॉट गोइंग टू मूव अप। तो आप कह रहे हैं कि तब तक दाम अभी ऊपर जाने वाले नहीं है और
फंडामेंटली आप कह रहे हैं कि मार्केट कमजोर है। नवनीत जी, जो 5 घेरे मतलब 5 के घेरे में क्रूड में जो पहला घेरा है वो रूसी कैप का है। ये मतलब ये ऐसा लग रहा था, मतलब यूरोपीय यूनियन को या G7 को ऐसा लग रहा था कि ये घेरा है, कैप लगा देंगे। लग क्या रहा था, मतलब वो उनको भी ये लग रहा था कि इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन चूंकि एक्शन लेना था तो लेना था। तो आप जरा बताएं कि इसका कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? वेल मृत्युंजय जी, भाव अगर जैसे कुणाल ने बताया कि 60-62 डॉलर के आसपास रूसी तेल चल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो आपको प्राइसेस में देखने नहीं मिलेगा। और प्राइस का इम्पैक्ट आपको तब देखने मिलेगा जब इसके नीचे अगर प्राइसेस सस्टेनेबल बेसिस पर स्लाइड होने लगे। और जो कि फिलहाल के मोमेंटम में लग रहा है कि ऑलरेडी काफी हद तक हम करेक्शन देख चुके हैं। 104-105 डॉलर एक क्वार्टर पहले क्रूड ट्रेड कर रहा था, और अभी हम 70-72 डॉलर के आसपास WTI ट्रेड कर रहे हैं। तो एक 30% के आसपास का करेक्शन ऑलरेडी प्राइस में बिल्ट इन हो गया है। रहा सवाल फंडामेंटल फैक्टर्स का या माइक्रो फैक्टर्स का, काफी हद तक नेगेटिव फैक्टर ऑलरेडी प्राइस इन होने लग गए हैं। और थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी हमको चाइना के रीओपनिंग की तरफ से मिलनी चाहिए। बट चाइना का जो रीओपनिंग का पेस है वो काफी स्लो है, और अभी भी वहां पे इन्फेक्शन या कोविड लेवल या कोविड संक्रमण हम कहेंगे कि काफी हद तक अभी भी स्ट्रॉन्ग फैला हुआ है। तो फेजेस में आपको रीओपनिंग देखने मिलेगी, जिसका आपको इमीडिएट इम्पैक्ट प्राइसेस पे नहीं देखने मिल रहा है। मीडियम टर्म मतलब 2 महीने 3 महीने की अवधि में आपको जरूर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिला, बट फिलहाल कहां तक स्लाइड कर सकते हैं ये क्वेश्चनेबल है। उसके साथ साथ 2-3 मेजर पाइपलाइन के शटडाउन का अनाउंसमेंट भी आया, पर कुछ खास इम्पैक्ट हमको प्राइसेस पे नहीं देखने मिला। बहुत मार्जिनल नीजक रिएक्शन देखने मिला। आधा डॉलर बढ़ता है तो $2 की मंदी आ जाती है फॉलो अप दिन पे। तो ऐसा कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं देखने मिल रहा है क्रूड में। बट यहाँ से बहुत मेजर मंदी या बहुत नेगेटिव फैक्टर ढूंढना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि जो करेक्शन $72 तक WTI को ले आया या 77 तक ब्रेंट को ले आया, वो करीब 3% 4% और एक्सटेंड हो सकता है, और वहां पे थोड़ी स्टेबिलिटी या थोड़ा सा बॉटम हमें ढूंढना चाहिए प्राइस में। बहुत एग्रेसिव मंदी यहाँ पे हम नहीं सजेस्ट करते। तो आप कह रहे हैं कि तेजी की अगर गुंजाइश नहीं है तो मंदी की भी संभावना कम है। आप कह रहे हैं कि चूंकि दाम बहुत गिर गए हैं, और दाम कितने गिरे हैं ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप देखिए $139 के ऊपर चला गया था मार्च के महीने में कच्चे तेल का भाव, जो अब गिर के $76 के करीब पहुंच चुका है। तो मतलब आप ये अंदाजा लगाइए कि करीब करीब $65 की गिरावट कच्चे तेल में आ चुकी है मार्च से अब तक। तो मतलब बहुत तेज गिरावट कच्चे तेल में ऑलरेडी आ चुकी है। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद दाम बढ़े थे, लेकिन धीरे धीरे फंडामेंटल बदले और दाम गिर गए। अब दूसरा फैक्टर है, पहला फैक्टर हो गया रूसी कैप का, दूसरा फैक्टर है ओपेक प्लस ने की जो उत्पादन की पॉलिसी है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब ये कि जो अक्टूबर के महीने में ओपेक प्लस ने तय किया था कि 20 लाख बैरल उत्पादन में कटौती रोज की होगी, उसी पॉलिसी को जो अभी पिछले संडे को जो इस संडे को जो डिसीजन हुआ ओपेक प्लस का, उसमें यही तय हुआ कि अभी उसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये इसलिए किया गया ओपेक की तरफ से क्योंकि ओपेक प्लस को बाजार के फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि आगे क्या होगा। रूसी तेल पर जो कैप लगा है उसका ग्राउंड इंपैक्ट क्या होगा, इसको लेकर के बहुत अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। जो बाकी के डेवलपमेंट है उसको लेकर के मंदी की जो बात हो रही है उसमें उसको लेकर के आशंका बनी हुई थी। लिहाजा इन तमाम वजहों की वजह से ओपेक ने अपनी पॉलिसी को नहीं बदला है। तो अब जरा धर्मेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओपेक की पॉलिसी का नहीं बदलना क्रूड के लिए कैसा है? मतलब अभी तो दाम गिर ही रहे हैं, इसी हफ्ते 12% दाम गिर गए हैं कच्चे तेल के, आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं इससे? देखिए, अगर आप कच्चे तेल की चाल देखें तो जो गिरावट है ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड काफी कम है, सप्लाई कंस्ट्रेन करने की ओपेक काफी ट्राई कर रहा है कि प्राइस को स्टेबल करे। मैं दुबई में रहता हूँ, यहाँ का जो ब्लड लाइन है, इनकी जो इनकम है ये कच्चा तेल, अगर कच्चा तेल नीचे आता है तो इनकी इकोनॉमी में भी काफी डेंट आ सकता है। तो यही हो रहा है कि ओपेक ट्राई कर रही है कि प्राइस को स्टेबल करे $80-90 में, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट में सप्लाई बढ़ रहा है। जैसे कुणाल ने भी कहा, सप्लाई मार्केट में अभी भी काफी हाई है। सेकेंडली, अगर आप मेन चीज देखें कि जो आगे के सारे महीने हैं ये बैकवर्डेशन में चल रहा है, इसका मतलब है कि बायर्स अभी भी हिचक रहे हैं अभी करंट मंथ से नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट होने में। अगर आप बाइंग करते हो तो नेक्स्ट मंथ में इनको काफी अच्छा नुकसान होगा अगर वो रोल ओवर भी करेंगे। तो ये चीज भी फैक्टर इन हो रही है मार्केट में। अगर आप फंडामेंटली देखें, अगर तेजी का जो माहौल था, अगर आप मार्च से डेटा देखें तो डेफिनेटली मार्केट में एक तरफा गिरावट है। बट अगर उसके पहले के देखें तो जब वॉर हुआ था तो वॉर के कारण मार्केट में एक वॉर प्रीमियम ऐड हुआ था, उस कारणवश मार्केट में ऑलमोस्ट $120-130 की तेजी देखने मिली थी। और वही जो मार्केट इन है, धीरे धीरे ये वॉर का जो प्रमाण है ये इसका डाइल्यूट होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। उस कारणवश भी मार्केट में आपको एक अच्छी खासी यूटर्न देखने मिल रही है।
इंडिया के लिए, चाइना के लिए ये काफी अच्छा न्यूज होगा कि अगर कच्चा तेल और नीचे है, क्योंकि इकोनॉमी में इसका मेजर योगदान है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेल में जो गिरावट है ये फेब मार्च तक बरकरार रहेगी और प्राइस अराउंड $65-62 तक आने की गुंजाइश है। वहां पे स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। फिर आप देखिए जून जुलाई हरिकेन सीजन स्टार्ट होगा और फिर यहाँ से यू टर्न होगा। अंटिल जियोपॉलिटिकल टेंशन कोई आता नहीं है और अगर ओपेक और बाकी कोई देश अपफ्रंट आके बोलते कि हम अपना प्रोडक्शन कट करेंगे सो दैट की प्राइस में स्टेबिलिटी आए, तब तक मुझे नहीं लगता मार्केट में लंबी तेजी है। उछाले में बिकवाली की सलाह रहेगी और एक्सपेक्ट हाँ करिए एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से भी देखने मिल सकती ठीक है। तो मतलब हमारे जो सारे एक्सपर्ट हैं एक ही लाइन पर हैं, सबको लगता है कि अभी तेल में तेजी का दौर एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट कमजोर हो गया है। लेकिन एक सवाल कुणाल जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ओपेक प्लस ने अपनी उत्पादन की पॉलिसी इसलिए नहीं बदली क्योंकि मार्केट के ट्रेंड को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था ओपेक के मन में। तो मैं जरा आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अब चूंकि दाम ओपेक के डिसीजन के बाद 12-13% दाम गिर गए हैं क्रूड के, एक साल के निचले स्तर पर आ गया है कच्चे तेल का भाव। क्या और ओपेक ने अपनी उस मीटिंग में ये कहा है कि ओपेक वेट एंड वॉच के मूड में है, और अगर ऐसा लगेगा कि इंटरवीन करना है तो उसमें ओपेक पीछे नहीं रहेगा, और फरवरी में मेरे ख्याल से हर 2 महीने पर जो रिव्यू कमेटी है उसकी मीटिंग भी ओपेक की होगी। तो आपको लगता है कि अब शायद ओपेक कुछ बदलाव कर दे, दाम कम हुए हैं, हो सकता है कुछ और कट कर दे, ऐसा आपको लगता है? सर आप म्यूट पे, कुणाल जी अनम्यूट कर लें। या सो ओपेक की अगर आप पॉलिसी देखेंगे तो ओपेक को समझ में जब कोविड आया था तब एक साथ 5 मिलियन बैरल ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था कट करके। सो दे नो हाउ टू मैनेज द मार्केट। सो समझो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल $65 $60 ऐसे लेवल पे आ जाता है, I don't think so OPEC will immediately start reacting and cutting production aggressively. So मंदी यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई $20-25 की मंदी आ जाने वाली है, बट ग्लोबल ग्रोथ के कंसर्न्स बने हुए हैं। ग्लोबल ग्रोथ के फोरकास्ट आने वाले फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में सब डाउनग्रेड होते जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं फिलहाल फंडामेंटल क्रूड के बहुत ज्यादा तेजी के नहीं है, और फॉर ऑयल टू गो अप द एक्सेस सप्लाई शुड बी पुल्ड आउट ऑफ द मार्केट। अगर आप देखेंगे यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 3 बेसिन में से एग्रेसिव यूएस का प्रोडक्शन चालू हो गया है। सो यूएस का प्रोडक्शन कंजर्वेटिवली नेक्स्ट ईयर 12.8-12.9 मिलियन बैरल्स टच हो जाएगा। मौजूदा स्तर से तकरीबन 9 लाख बैरल यूएस का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। सो ऐसे माहौल में ओपेक विल कीप ट्राइंग टू कट द प्रोडक्शन गोइंग फॉरवर्ड, बट उसके पहले एक बार और थोड़ा मंदी देखने मिल सकता है। सो जब तक प्रोडक्शन कट नहीं आते हैं बाजार में उछाले आते रहेंगे, बट तेजी नहीं होने वाली है। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तेजी की गुंजाइश हर हाल में नहीं है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप सब ये कह रहे हैं कि अभी जो फंडामेंटल हैं क्रूड के वो बहुत कमजोर है। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे। तीसरा फैक्टर ये है कि ये सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच एक पॉजिटिव सिग्नल चीन से आ रहा है। चीन से ये सिग्नल आ रहा है कि वहां पर जो कोरोना को लेकर प्रतिबंध लगे थे अब उसमें धीरे धीरे ढील दी जा रही है, कोरोना प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। और चीन चूंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, लिहाजा वहां पर डिमांड बढ़ने की बात हो रही है बीच बीच में। ये कितना बड़ा फैक्टर है नवनीत जी कच्चे तेल में? क्या इससे भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा चाइना वाले फैक्टर से नवनीत जी? नितिन जी, ये सबसे बड़ा फैक्टर है मेरे हिसाब से जो पॉजिटिव बायस लाना चाहिए क्रूड ऑयल प्राइसेस में। बट रहा सवाल इमीडिएट सपोर्ट देने का, तो इस फैक्टर में भी काफी सारी क्वेश्चंस है, जहां पे एक तरफ कोविड केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और चाइना रीओपनिंग का बात चल रहा है, साथ साथ में अगर हम एयर पैसेंजर ट्रैवल नंबर देखें जो चाइना की तरफ से आए हैं वो भी काफी एवरेज से है, और कंज्यूमर ट्रैवल, इंडस्ट्रियल यूजेज, कहीं ना कहीं सारे नंबर्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी एक स्लो डाउन बना हुआ है। और जब तक ये डेटा पॉइंट्स इंप्रूवमेंट नहीं दिखाएंगे, ये अजम्पशन पे कि चाइना खुल गया है और प्राइसेस में रिकवरी आएगी, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, या जल्दबाजी हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स अभी भी दबाव बनाए रखे हुए हैं मेरे हिसाब से। जब एज वी अप्रोच द नेक्स्ट मंथ हमें ये नंबर थोड़े से बेटर दिखने चाहिए, और चीन की तरफ से एक्चुअली जो डेटा आएगा ट्रैवल का, ट्रांसपोर्ट का, इंडस्ट्रियल यूजेज का, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देखने लायक रहेगा, और वो एक नेक्स्ट लेग ऑफ सपोर्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस को प्रोवाइड करेगा। मानना यह है कि प्राइसेस में इमीडिएट कोई तेजी का कैटलिस्ट नहीं है, बट बहुत ज्यादा एग्रेसिवली मंदी करने वाले कैटलिस्ट भी नहीं है। मैं चीन की रीओपनिंग पे काफी बैंक कर रहा हूं, और मुझे लगता है यहाँ पे करीब 3 से 4% अगर प्राइस नीचे जाएंगे तो स्टेबिलिटी जरूर देखने मिलेगी।
महत्वपूर्ण बात है। तो 3 फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भी हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद 2 और ऐसे फैक्टर हैं जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले वक्त में कच्चे तेल की कीमतों पर दिखेगा। और आखिर में हम ये जानेंगे अपने तीनों एक्सपर्ट से कि इस साल के आखिर तक, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है, हम आखिरी महीने में हैं, क्या ब्रेंट क्रूड का भाव $70 तक आ जाएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कच्चे तेल पर और आपको ये बता रहे हैं कि आगे क्रूड की कीमतें किस तरफ जाने वाली हैं, आगे दाम क्या रहेंगे। अब जरा धर्मेश जी आप बताइए, तीसरे फैक्टर की हम बात कर रहे थे, चीन से मांग वाली बात, ये फैक्टर थोड़ा मजबूत नहीं लग रहा है आपको? देखिए, चीन की बात तो मार्केट में एक्सपेक्टेड थी कि चीन की जो स्लो डाउन है इकोनॉमी में भी, और अगर इनकी जो कोविड की स्थिति चेंज होने वाली है, ये मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर इन थी। बट चीन भी चाहेगा कि कच्चा तेल ज्यादा नीचे है, क्योंकि उनकी भी कंजम्पशन काफी हाई है, और अगर निचले स्तर पे अगर माल मिलता है तो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी के लिए काफी भरोसेमंद होगा। अगर आप देखिए, नवनीत ने भी यही कहा है कि ये जो डेटा है, चाइना का डेटा, वो काफी लुक्रेटिव डेटा है। एक्सपेक्ट करिए कि मार्केट में यहाँ से बाउंस बैक आने की। बट अगर आप देखिए, प्राइस में कोई फैक्टरिंग हो नहीं रहा है, आगे के महीने अभी भी बैकवर्डेशन में चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी चाहते हैं प्राइस में स्टेबिलिटी आ जाए। अगर आप देखिए, शॉर्ट एंड स्वीट, जो दिसंबर का महीना है ठंडी का सबसे अच्छा महीना होता है और यहाँ पे कंजम्पशन सबसे हाई होता है, बट तो भी प्राइस में फैक्टर इन रिवर्स चल रहा है और प्राइस इनफैक्ट नेगेटिव जोन पे चल रहा है। इन्फ्लेशन हाई है, इंटरेस्ट रेट इतनी हाई बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग हाई है, तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीटली इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा और स्पेशली कच्चे तेल को भी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ओके, ठीक है, नोटेड सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन अब आते हैं चौथे फैक्टर पर। चौथा फैक्टर है ब्याज दरें। दुनिया भर में जिस तेजी से पिछले दिनों ब्याज दरें बढ़ी हैं, उसका इम्पैक्ट भी हमने कच्चे तेल की कीमतों पर देखा है। लेकिन अब कुणाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ब्याज दरें बढ़ तो रही हैं, हालांकि फेड की तरफ से ये सिग्नल दिए गए कि अब उसमें बढ़ोतरी की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी। तो आप जरा बताइए कि अब इंटरेस्ट रेट वाला फैक्टर क्रूड के लिए कितना अहम रह गया है, उसका कितना इम्पैक्ट अभी होगा? I don't think so that is a major factor right now, क्योंकि जनवरी या फरवरी महीने में the pace of rate hike will definitely moderate. So जो हम 50 बेसिस पॉइंट से जो रेट हाइक देख रहे हैं वो 25 या शायद फरवरी से बंद भी हो जाए। बट इससे आगे जाके जो ग्लोबल इकोनॉमी में लगातार 4-5 महीने से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, उसको चलते हुए डिमांड साइड पे इसका इम्पैक्ट आने वाला है। स्पेशली डेवलप्ड इकोनॉमीज में, यूएस, यूरोप, सब जगह पे है। हम देखेंगे इकोनॉमी जो अब तक स्ट्रांग है वो धीरे धीरे थोड़ी वीकनेस दिखाएगी। सो नेक्स्ट साल के जो डिमांड ग्रोथ रेट के प्रोजेक्शंस है ऑयल के, वो डाउनग्रेड किए जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ सिनेरियो, अगर डिमांड ग्रोथ रेट डाउन होने वाला है आगे जाके, तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी पॉजिटिव। सो ऑयल के लिए एक ही चीज अभी मार्केट में पॉजिटिव है कि रशिया या ओपेक प्लस अपना प्रोडक्शन कट फिर से एग्रेसिवली करे। ये इक्वेशन को आप साइड पे निकाल दो तो कोई भी इक्वेशन फिलहाल ऑयल के लिए पॉजिटिव नहीं है। चलिए, अब आते हैं पांचवें और आखिरी फैक्टर पर, और आखिरी फैक्टर मंदी की आशंका। और ये एक बड़ा फैक्टर है क्रूड कीमतों को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि बार बार मंदी की बात हो रही है और मंदी का सीधा कनेक्शन कच्चे तेल से है। मंदी अगर हुई तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो सीधा इंपैक्ट आपको प्राइस पर होगा। तो नवनीत जी आप बताइए, 2008 की मंदी हम सबको याद है, उससे पहले क्रूड 147 तक गया था, रिकॉर्ड हाई, और मंदी के बाद कच्चे तेल का भाव $30 पे आ गया। तो ये वाली जो आशंका है मंदी वाली, क्या ये अभी भी कच्चे तेल को नीचे धकेलने वाली है? मृत्युंजय जी, थोड़ी देर पहले आपने ग्राफ दिखाया जो करीब करीब $65 का फॉल दिखा रहा है ऑलरेडी क्रूड ऑयल प्राइसेस में। यानी अगर मैं डॉलर टर्म्स में, परसेंटेज टर्म में कहूँ तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास टॉप से क्रूड के प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं। तो ये मंदी की आशंका एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस प्राइसेस को यहाँ तक लेके आया है। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट कैटलिस्ट इस फॉल का मंदी या रिसेशनरी एनवायरनमेंट या जो इकोनॉमिक स्लोडाउन अब आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको आप इंटरेस्ट रेट से कनेक्ट कर लीजिए या इन्फ्लेशन से कनेक्ट कर लीजिए, जो भी है 2023 फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रह सकता है, ठीक है, इन डेटा टर्म्स इंटरेस्ट। तो वो एक फैक्टर ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। अब उसको और कितना
टेक्निकल पैरामीटर्स पे या मैक्रो पैरामीटर्स पे तवज्जो मिलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक पर है, मेरे हिसाब से नोटेड वो सर। काफी ये हद तक आपने प्राइस कहा कि इम्पैक्ट उसका आ चुका है, आगे कितना आएगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कार्यक्रम के आखिरी दौर में है, बिल्कुल रैपिड फायर राउंड हम शुरू कर रहे हैं। 10-10 सेकंड है आप लोगों के पास। धर्मेश जी, आपसे शुरू करते हैं। इस साल के आखिर तक वक्त बहुत कम है, हम आखिरी महीने में हैं, ब्रेंट का प्राइस आप क्या देख रहे हैं? मेरे हिसाब से ब्रेंट की गिरावट आपको $4 से $5, और अगर WTI की बात करें तो $67 के लेवल्स पे आपको टिकती है। कुणाल जी, 70 तक आएगा ब्रेंट इस महीने आखिर तक? जी हाँ, $71-70 तक आ सकता है। नवनीत जी, आपका व्यू? ब्रेंट 75 और WTI $70 के आसपास। ओके, तो तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गिरावट तो रहेगी, लेकिन गिरावट के लेवल तीनों के अलग अलग हैं। देखते हैं क्या होता है। ये हमने पांचों फैक्टर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो ज्यादातर फैक्टर अभी कच्चे तेल में गिरावट वाले हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसमें कुछ नया फैक्टर ऐड होगा, क्या रूस का अगला कदम क्या होगा, ये सारी बातें हैं जिसका इंपैक्ट आगे आपको कच्चे तेल की कीमतों पर दिखेगा। बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका, कुणाल जी आपका और धर्मेश जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कच्चे तेल में अब आगे यहाँ से होगा क्या। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।